हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। यह कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के ऊपर हमारा दूसरा लेक्चर है। यह बीएससी पार्ट तृतीय के पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर है। विद्यार्थियों, हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा सिंपल एप्लीकेशन पढ़ी, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ा। अब हम जैसे रियल नंबर में फलन होते हैं, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फंक्शन होते हैं, तो उसकी हम चर्चा करेंगे। तो ये हम टॉपिक है, इससे हम कुछ डेफिनेशंस का अध्ययन करेंगे। ये डेफिनेशंस आपको पूछी जा सकती है। सम्मिश्र चर का फलन किसी क्षेत्र D में Z के प्रत्येक मान के लिए W के एक या अधिक निश्चित मान हो तो WZ का सम्मिश्र फलन कहलाता है। इसको W = FZ से व्यक्त करते हैं। W = FZ = UXY + IVXY। ये ध्यान रखो। जैसे Y = क्या होता है, FX रियल नंबर में, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर में जब भी आपके फलन की बात आएगी तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, W = FZ = UXY + IVXY। जिस तरीके से रियल नंबर में फलन की सीमा परिभाषित होती है रियल नंबर फंक्शंस में, इसी तरीके से सम्मिश्र फलन की भी सीमा परिभाषित होती है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। बिंदु Z0 के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन FZ की सीमा Z के Z0 की ओर प्रवृत्त होने की दशा में L कहलाती है, जब प्रत्येक स्वेच्छाकृत संख्या एप्सिलॉन > 0 के लिए एक ऐसा डेल्टा > 0 विद्यमान हो कि 0 लेस देन मोड Z - Z0 लेस देन डेल्टा देन एफ मोड FZ - L लेस देन एप्सिलॉन। तो इस प्रकार का हो तो सीमा को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये जो डेफिनेशंस कहलाती है, ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन कहलाती है। ये आपको याद रखनी है। अब सांतत्यता, तीसरी परिभाषा आती है सांतत्यता। किसी क्षेत्र D में परिभाषित सम्मिश्र चर Z का फलन FZ बिंदु Z0 पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी स्वेच्छ धनात्मक एप्सिलॉन के संगत एक ऐसी संख्या डेल्टा > 0 विद्यमान हो कि मोड FZ - FZ0 लेस देन एप्सिलॉन, जब Z - Z0 लेस देन डेल्टा। तो FZ Z0 पर संतत होता है तो लिमिट Z टेंड्स टू Z0 FZ = FZ0। तो ये हमने एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन की संतत्यता की परिभाषा का अध्ययन नहीं किया। अगर आप ध्यान दें तो एक मिनट देखो, इसमें आप कंटिन्यूटी और इसकी ये जो डेफिनेशन है और ये जो डेफिनेशन है, इसको ध्यान से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आसानी से ये याद हो जाएंगे। फिर एक आता है एक समान सांतत्यता। जब फलन FZ क्षेत्र D में एक समान सांतत्य कहलाता है यदि एप्सिलॉन > 0 के लिए एक संख्या डेल्टा > 0 प्राप्त करना संभव है जो कि केवल स्थिर एप्सिलॉन पर निर्भर हो। D में प्रत्येक बिंदु युग्म Z1 Z2 के लिए है मोड FZ1 - FZ2 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि Z1 - Z2 लेस देन डेल्टा। ये ध्यान रखना है। इसमें दो बिंदु आ जाते हैं, बस ये ध्यान रखो, Z1 Z2। तो मोड FZ1 - FZ2 लेस देन एप्सिलॉन, जबकि Z1 - Z2 लेस देन डेल्टा।
सारी चीज़ें वैसी वैसी है, देखो इनसे कंपेयर कर लो आप। दोनों दो पॉइंट है, तो f(z1 माइनस f(z2) लेस देन एप्सिलॉन और z1 माइनस z2 लेस देन डेल्टा। तो ये आपको याद रखनी है डेफिनेशंस। फिर आती है अवकलनीयता। W बराबर एफ किसी क्षेत्र D में परिभाषित फलन f(z) z बराबर z0 पर अवकलनीय कहलाता है यदि अवकलनीयता कहलाता है यदि, ये ध्यान दो, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। z z0 की ओर क्षेत्र D में किसी भी मार्ग से अग्रसर होने पर, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, किसी भी मार्ग पर अग्रसर हो तो f(z0) लिमिट z टेंड टू z0 f(z माइनस f(z0) अपॉन z माइनस z0, ये जो सीमा है वो अद्वितीय और परिमित विद्यमान होनी चाहिए। अद्वितीय होनी चाहिए, यूनिक, और परिमित भी होनी चाहिए। ये एक इम्पोर्टेंट बात इन्होंने बताई है। तो ये डेफिनेशंस है, ये आपको याद रखनी है। अब देखो एक छोटा सा इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम आती है जिसको हमें सॉल्व करना है। ये एक प्रॉब्लम दे रखी है, इवेलुएट z टेंस टू 2e⁻πi/3 z³ प्लस 8 बटा z⁴ प्लस 4z² प्लस 16, ये अपने को दे रखा है। ये इसको अपने को इस लिमिट का मान ज्ञात करना है। पहली बात हमें दे रखा है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ध्यान दो, इन्होंने एक चीज़ डिफाइन की, ये कहते हैं कि z⁻6 माइनस 64, उसको ऐसे लिखा जा सकता है। यदि आपको विश्वास नहीं हो तो इनको गुणा करा के देखो, ये आना चाहिए। ठीक है साहब, तो z⁻6 माइनस 64 का मान ये होता है। ठीक है साहब, उसके बाद में इसने अपनी ओरिजिनल प्रॉब्लम लिख ली और उसमें z² माइनस 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवा लिया। ये तो देखो नीचे जो पार्ट है ये और ये मिलके ये बन गया, ये वाला z⁻6 माइनस 64 ये। अब इसने क्या किया, नीचे z⁻6 माइनस 64 है, उसको z³ माइनस 8 और z³ प्लस 8 लिख सकते हो। फिर इससे ये कट गया, ये कटने से ये आ गया। अब आप इसमें मान रख दीजिए, ये मान रखने से ये आ गया, तो ये सॉल्व होके आ गया। अब ये कई विद्यार्थियों से ये सॉल्व नहीं होता है, e⁻2πi/3। ये तो सिंपल है कि इसमें मान रख दिया z की जगह ये, ठीक है ना, यहाँ पर भी रख दिया। ठीक है, तो कई विद्यार्थियों से ये सॉल्व नहीं होता है, तो ये ध्यान दो आप, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। e⁻i/θ इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो थीटा की जगह आप ये मान रख देना बस, ये आयोटा एक तो π/3 है तो π/3 रख देना, वो कैलकुलेट होके सब आ जाएगा ये। तो ये इसमें आइलेरियन फॉर्म है। फिर से हम आपको बता देते हैं, e⁻i/θ इज इक्वल टू होता है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो वो थीटा में मान रख देना। तो ये हमारा एक सवाल हो गया। अब एक और इम्पोर्टेंट एग्जांपल आता है हमारे पास में। ये कहता है कि सिद्ध कीजिए कि लिमिट z टेंस टू z0 z⁻/z विद्यमान नहीं है। कैसे विद्यमान नहीं है, ये देखो, माना कि z शून्य की ओर x अक्ष के अनुदिश अग्रसर है। तो ध्यान दो, अगर हम x अक्ष इस तरफ जाएं शून्य की ओर, x अक्ष के अनुदिश सॉरी देखो, ये इस तरीके से जा रहे हैं अपन इस तरफ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो हम इस डायरेक्शन से इधर जा रहे हैं, तो x अक्ष पे हमेशा क्या होता है, y शून्य होता है, ये पक्का कर लो। ठीक है, तो ये y 0 होता है x अक्ष पे। तो z जो अपना z है,
जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आयोटा वाई। तो अब वाई जीरो रखने से जेड एक्स के बराबर आ गया। जेड बार, ये ध्यान दो, जेड बार यहाँ क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई होता है। चूँकि अपना वाई जीरो है तो वाई यहाँ शून्य रखने से ये एक्स बन गया। तो जो लिमिट है, जब अब हम इस डायरेक्शन से आ रहे हैं, इस डायरेक्शन से, ठीक है, तो इस डायरेक्शन से आ रहे हैं तो लिमिट जेड टेंस टू जेड जीरो जेड बार अपॉन जेड, वो आ जाएगा लिमिट। चूँकि जेड बार को अपन क्या लिखना है एक्स, जेड को क्या लिखना है एक्स, तो अब चूँकि इसमें एक्स ही रहा ना तो ये जेड एक्स लिखना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, ये विद्यार्थी गलत कर देते हैं। तो ये के वन एक्स से एक्स कटा तो वन आ गया। पुनः जेड, पुनः माना, अब चलो अब दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में इन्होंने इस डायरेक्शन से लेना है, पुनः कि जेड की ओर वाई एक्स के अनुदिश अग्रसर है। तो वाई एक्स में ऐसे इस डायरेक्शन से है, तो वाई एक्स पे हमेशा क्या होता है एक्स शून्य होता है। तो ये हो जाता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो एक्स शून्य रखा इसमें, जेड बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आयोटा वाई, तो एक्स शून्य रखा तो ये आ गया। तो अब इसमें सारा मान रखा, जेड बार आपको ये रखना है माइनस आयोटा वाई, जेड आपको ये रखना है आयोटा वाई, ये कैलकुलेट हो गया -1 आ गया। अब ये देखो, एक में ये 1 आई, ये -1 आई, जबकि हमारी कंडीशन ये है कि लिमिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, अतः सीमा विद्यमान। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये एक और चीज़ देखिए कि परिमित अवकलज के विद्यमान के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है परंतु पर्याप्त नहीं है। एक थ्योरम दे रखी है इन्होंने। तो माना कि एफ जेड कोई सम्मिश्र फलन है, जेड जीरो सम्मिश्र तल में कोई बिंदु है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। तो देखो, परिमित अवकलज के लिए सातत्यता आवश्यक प्रतिबंध है। तो इसमें ये लेके चला एफ जेड माइनस एफ जेड जीरो। ध्यान दो, अब इसने ऊपर नीचे जेड माइनस जेड जीरो की गुणा करे, फिर लिमिट जेड टेंड टू जेड जीरो किया दोनों तरफ। चूँकि ये देखो ध्यान दो, ये अवकलज की परिभाषा आ गई, तो इसको एफ डैश जेड जीरो लिख दिया चूँकि ये परिमित है। और ये लिमिट जेड टेंड टू जेड जीरो, जैसे ही इसमें जेड को जेड जीरो रखोगे, ये जीरो माइनस जेड जीरो जीरो बन गया। तो ये देखो कि ये अपने पास में यहाँ आ गया, तो ये जीरो आ गया, जीरो आने से इसको उधर भेज दीजिए तो ये आ जाएगा इतना। तो ये क्या है, कंटिन्यूटी की परिभाषा है, ये कंटिन्यूटी हो गया। तो परिमित अवकलज विद्यमान है तो संतत फलन क्या होगा, संतत हो जाएगा, ये बात है। अब ये क्या कहते हैं, इस प्रमेय के विलोम, इस प्रमेय का विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। अर्थात यदि फलन एफ जेड बिंदु जेड बराबर जेड यू पर संतत है तो इस बिंदु पर अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है। यह तथ्य निम्न उदाहरण से स्पष्ट है। तो अब हम ये उदाहरण करेंगे। ये क्या है उदाहरण, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड बराबर मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। ये वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो सिद्ध कीजिए कि फलन एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर सर्वत्र संतत है किंतु इसके अवकलज का अस्तित्व केवल मूल बिंदु पर ही है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले आपको ये देखो, आपको ये दे रखा है सवाल, एफ जेड इज इक्वल टू मोड जेड स्क्वायर। तो मोड जेड स्क्वायर का मान ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चूँकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्वत्र संतत है, इसलिए मोड जेड स्क्वायर भी सर्वत्र संतत है क्योंकि ये बहुपद फलन है, ठीक है। अब ये अवकलज की बात करेगा। अवकलज एफ डैश जेड इज इक्वल टू लिमिट जेड टेंस टू लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जेड जीरो
एफ जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर माइनस, अब ये डेफिनेशन इन्होंने लगा दी सिंपल। तो मोड जेड स्क्वायर, या ध्यान रखो ये होता है जेड जेड बार। तो ये मोड जेड प्लस, ये ध्यान दो पहला जेड प्लस मोड जेड प्लस डेल्टा जेड का स्क्वायर, तो ये आ गया जेड प्लस डेल्टा जेड प्लस डेल्टा जेड का बार। फिर ये मोड जेड स्क्वायर है तो ये जेड जेड बार और नीचे डेल्टा जेड। अब ये सॉल्व होके ये इन्होंने पूरा सॉल्व कर लिया गुणा के। अब इसने वापस वही दो स्थितियाँ ली है। पहला डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, एक्स एक्स के अनुदिश लेते हैं। तो एक्स एक्स के अनुदिश लेंगे तो वहाँ डेल्टा वाई क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये ध्यान दो कि जो अपनी ये लिमिट है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो, ये सिर्फ इसी को कैलकुलेट कर रहा है, ये ध्यान दो इसी को कैलकुलेट कर रहा है, तो ये 1 आया है। इसी तरीके से ये डेल्टा वाई काल्पनिक अक्ष में क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो ये -1। तो कुल मिला के ये जो फैक्टर है, ये एक बार तो वैल्यू दे रहा है 1, ध्यान दो एक बार दे रहा है वैल्यू -1। तो इससे इस पूरी लिमिट में परिवर्तन आ गया कि ये कुछ चेंज आ गया, दोनों बार में यूनिक रही नहीं, तो अतः अवकलज विद्यमान नहीं है, अवकलनीय नहीं है। बस ये इन्होंने बता दिया। तो विद्यार्थियों इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और इनको बार बार आप प्रैक्टिस में लाओगे तो आपको ये इजी लगने लग जाएंगे। एक बार नए नए में आपको ऐसे अटपटा लगेगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत आसान है। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आपको सरल करना चाहिए, इनको नोट्स बनाने चाहिए, बिफोर ईयर्स के पेपर्स के क्वेश्चंस करने चाहिए, एग्जाम्पल्स और भी करने चाहिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। धन्यवाद।